गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। आज हम फिर हाजिर हैं स्टैंडर्ड 10 के एक टॉपिक के साथ, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स? जी हाँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज किया जाता है। जब आंकड़ों के रूप में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है तब वह प्लूरल फॉर्म में होता है, और जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तब वह सिंगुलर फॉर्म में होता है, एक वचन में होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द साइंस विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो भी सांख्यिक आंकड़े होते हैं उनके संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन के लिए हम लोग जिस विषय का अध्ययन करते हैं, जिस साइंस का यूज करते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। या साधारण शब्दों में कहा जाए, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने हेतु या फिर अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन जिस विषय के द्वारा किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। यह मैथ का ही एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स में ही इसे पढ़ते हैं। डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है सांख्यिकी, हर जगह पे इसका हम यूज करते हैं। आंकड़ों के लिए, आंकड़ों के संग्रहण के लिए, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए, उसके निर्वचन के लिए, उससे संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों, ये आंकड़े क्या है? बार बार हम आंकड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं। आंकड़े है क्या? तो एक लैटिन शब्द है डेटम, उसी का प्लूरल फॉर्म है अंग्रेजी में डाटा। तो डाटा एक प्लूरल शब्द है, आंकड़े वही उस समय से हम चर्चा कर रहे हैं, आंकड़ा। स्टैटिस्टिक्स जब प्लूरल फॉर्म में होता है तो डाटा के लिए यूज किया जाता है, आंकड़ों के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी तुरंत बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई, उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, वही डाटा कहलाएंगे, वही आंकड़ा कहलाएंगे। या फिर अभी हमने बहुत सारे क्लासेस अपने एमपीएस मोटिवेटर्स पर सभी टीचर्स के द्वारा करवाए हैं, और खुद भी अन्य अन्य सब्जेक्ट का, मैथ्स के अलग अलग टॉपिक का क्लास लिए हैं। तो इन सभी का अगर सूचना एकत्रित करते हैं या फिर इन सभी का नंबर हम एकत्रित करते हैं तो ये सभी डाटा कहलाते हैं। डाटा को हम इस प्रकार समझे कि कोई भी नंबर है, कोई भी सूचना है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, वो सभी यहाँ पे डाटा के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे अभी ऑफलाइन मोड में जो 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, इन 7 बच्चों के एज के बारे में हम गणना करने लगे कि इनका एज 14 ईयर्स, इनका एज 15 ईयर्स, इनका एज 14.5 ईयर्स, इस तरह से सबका गणना करेंगे तो जो सूचना इकट्ठा कर रहे हैं ये सब क्या हो गया? आंकड़े हो गए। और जो ये अवलोकन हुआ 14, 15, 14.5 जो उम्र हुआ एक एक करके, इसी अवलोकन के समूह को यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा कहते हैं, जो हमने इकट्ठा किया है। 14, 14.5, 15, 16 ऐसे जो इनका उम्र है, ये सभी जब इकट्ठा करेंगे तो इन्हें रॉ डाटा कहेंगे। यानी अवलोकन का जो समूह होता है, जो ऑब्जर्वेशन का समूह होता है, प्रेक्षणों का जो समूह है, उसे रॉ डाटा कहते हैं। डाटा को 2 तरीका से समझ सकते हैं। एक, जिसको हमने खुद इकट्ठा किया, प्राथमिक आंकड़े, उसे अंग्रेजी में प्राइमरी डाटा कहते हैं। और एक, जैसे बिहार जाति आधारित जनगणना जो हुई, उससे जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है कि कौन से जाति कितने हैं, कितना प्रतिशत है, या फिर कौन से धर्म के लोग कितना है बिहार में, यानी कि जो सरकार के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया गया है उसका प्रयोग करके हम डाटा लेते हैं तो वो गौण आंकड़े हो जाते हैं, यानी सेकेंडरी डाटा हो जाता है। प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इन दोनों का प्रयोग करके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 टर्म जो स्टैंडर्ड 6-7 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे जिनका बेस कमज़ोर होता है, हम चाहेंगे उन टर्म्स को क्लियर कर देना ताकि उन्हें आने वाली क्लासेज में किसी तरह का दिक्कत ना हो और कोई भी क्वेश्चन समझने में कठिनाई ना हो।
फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता क्या होता है? तो किसी भी रॉ डाटा में या फिर किसी भी यथा प्राप्त आंकड़ों में कोई भी अवलोकन कितनी बार आता है, कोई भी डाटा कितनी बार आ रहा है, वही उसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, जो डाटा दिए गए हैं रॉ डाटा, इसमें से यदि पूछे कि 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका मतलब हुआ कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 4। चूंकि 2 4 बार आया है, अतः 2 का फ्रीक्वेंसी 4 हो गया। यदि इसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल में सजाना चाहे, बारंबारता बंटन में सजाना चाहे, तो एक तरफ डाटा लिखते हैं यानी ऑब्जर्वेशन, बीच में टैली मार्क्स और इधर फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क अर्थात मिलान चिन्ह। इसमें मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहां पे 3 का देखिए, 3 का फ्रीक्वेंसी 6 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 का फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 का फ्रीक्वेंसी 7 है। इसे हम टैली मार्क के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। टैली मार्क लिखने का तरीका 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइन और एक स्लैटिंग लाइन तिरछी रेखा से 5 पुराते हैं, फिर 6 7 8 9, फिर स्लैटिंग लाइन से 10 पुराते हैं। यानी जितना फ्रीक्वेंसी है उसके अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमको फ्रीक्वेंसी में 3 दिया गया है, अगर 3 लिखना है तो 3 वर्टिकल लाइन, 3 ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे। यदि हमें 7 डिनोट करना है तो 5 के लिए बताया जैसे कि 4 वर्टिकल लाइन और एक स्लैटिंग लाइन, 5 हो जाएंगे, उसके बाद 6 7 इस तरह कर देंगे। 9 करना अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 9 को डिनोट कर देंगे। यानी इतना ध्यान रखना है कि जो भी 5 के मल्टीपुल हैं उसके बदले में हम स्लैटिंग लाइन देंगे और बाकी के लिए वर्टिकल लाइन। इस तरह हम टैली मार्क्स मिलान चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड 6 7 8 में भी मिलान चिन्ह का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। ऊपर के क्लास में 9th और 10th में मिलान चिन्ह का बहुत कम प्रयोग है। डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो डाटा लिखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होता है अवलोकन उसको लिखते हैं और उसकी बारंबारता को लिखते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन हो सकता है माध्य निकालना मीन, माध्यिका निकालना मीडियन, या बहुलक निकालना मोड। मीन मीडियन मोड ये सभी सेंट्रल टेंडेंसी हैं। एवरेज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैंडर्ड 4 5 से ये स्टार्ट हो जाता है एवरेज। वो सभी सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम सभी को जोड़ लेते थे और जो उसका संख्या होता था उससे भाग देते थे। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह जो भी चर रहेंगे उन सभी को जोड़ लेना है और उसमें चरों की संख्या से भाग दे देना है तो माध्य प्राप्त हो जाएगा। माध्यिका में भी ठीक उसी तरह बीचों बीच वाला मान निकालते हैं। बहुलक में भी उसी तरह जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसको लिख देते हैं। मतलब तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम माध्य पर चर्चा करेंगे, मीन पर चर्चा करेंगे, फिर अगले सेशन में हम मीडियन और मोड को देखेंगे। मीन देखें उससे पहले 2 क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसे फ्रीक्वेंसी टेबल में सजाएं और बताएं कि किस अवलोकन का बारंबारता सबसे ज़्यादा है। आप लोग कमेंट करेंगे कि किस ऑब्जर्वेशन का बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए यह वीडियो है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बाइलिंगुअल पढ़ाने का, दोनों लैंग्वेज में बताने का, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डाटा दिया गया है उसमें रेंज क्या होगा बताइए। रेंज यानी परिसर। सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का जो अंतर होता है उसे परिसर कहते हैं। आप लोग इसे कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 55 हो जाएगा। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, बराबरता बंटन बनाते हैं, तो उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उसे हम अनग्रुप्ड रूप से या ग्रुप्ड रूप से, यानी उसका क्लास इंटरवल बना के भी और क्लास इंटरवल नहीं बना के भी, दोनों तरीका से सजाते हैं। एक क्लास इंटरवल क्या है? तो वर्ग अंतराल, यानी कोई भी डाटा दिया गया, जैसे हमारे पास ये सूचना उपलब्ध है, ये न्यूमेरिकल फिगर्स है, इसमें यदि हम ग्रुप बना के करें कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और उसके बाद उसका बारंबारता लिखे कि 0 से 5 में कौन कौन संख्याएं आएंगे, फिर 5 से 10 उसमें कौन कौन संख्याएं आएंगे, फिर 10 से 15 इसमें कौन कौन संख्याएं आएंगे, तो एक क्लास इंटरवल के अनुसार हो गया। और इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जब 0 से 5, 5 से 10 इस टाइप के जब क्लास इंटरवल होते हैं तो 5 को हम पहले ग्रुप में नहीं लिखेंगे, 5 को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक उसी तरह 10 को दूसरे ग्रुप में न रख के तीसरे ग्रुप में रखेंगे। समावेशी विधि और अपवर्जी विधि, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, दो तरह के क्लास इंटरवल होते हैं। डिटेल में तो देखेंगे ही, अभी समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं कि समावेशी विधि और अपवर्जी विधि क्या होता है। इसमें पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, और इसमें जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जब उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो पहले वाला का जो उच्च सीमा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी तरह दूसरे ग्रुप में, दूसरे वर्ग अंतराल में जो उच्च सीमा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 0 से 5 लेते हैं तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सब, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे। उसी तरह 5 से 10 है तो 5 इसमें आएगा और 10 इसमें नहीं आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा। इस विधि में इसी तरह ऊपर वाला जो उच्च सीमा है उसको छोड़ के चलते हैं। वहीं इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन ओवरलैपिंग में टोटल को लिखते हैं। जैसे 0 से 5 है तो 0 को भी लेंगे, 1 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे। वही अगला जो है हमारा 6 से 10 हो जाएगा, 5 से 10 नहीं होगा। यानी 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, इस तरह का ग्रुप होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। जबकि ओवरलैपिंग में कंटिन्यूअस होता है। इस तरह हम ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग समझ गए। नॉन ओवरलैपिंग से अगर ओवरलैपिंग बनाना हो तो इसके लिए हम निम्न सीमा में से 0.5 घटा देते हैं और उस सीमा में 0.5 ऐड कर देते हैं। इस तरह देखिए, यहां निम्न सीमा में से अगर 0.5 घटा दिए और उस सीमा में 0.5 जोड़ दिए, तो अब जो हमारा नया क्लास इंटरवल्स आया वह हो गया ओवरलैपिंग मेथड से। इसका चर्चा हम आगे करेंगे डिटेल में। अभी केवल हम यह समझ ले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बताते हैं। इस तरह से इसको सजाया जा सकता है। यहां पर 0 से 5, 5 से 10, ये जो है इसे क्लास इंटरवल कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। और यहां पे 0 से 5, 5 से 10 सब में 5-5 का गैप है, तो इसे इसका क्लास साइज कहेंगे, वर्ग माप कहेंगे। और 0 से 5 अगर है तो 0 को लोअर लिमिट निम्न सीमा कहेंगे और 5 को अपर लिमिट यानी उच्च सीमा कहेंगे। और जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं तो हमें क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाता है। क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, इस तरह हम वर्ग चिन्ह पता कर सकते हैं। तो आप लोग इसे ग्रुप्ड डाटा के रूप में अर्थात क्लास इंटरवल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं और बताएं 10 से 15 वाला जो क्लास इंटरवल है, क्लास ग्रुप है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सभी तथ्य जो अभी हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं भली भांति समझ में आ रहे होंगे।
फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि उस कमेंट को हम देखें, रिप्लाई कर सकें, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ताकि आपकी बातों को हम समझें और उससे रिलेट करके एक और वीडियो आपके सामने ला सके। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं हम मीन के साथ, माध्य के साथ। देखेंगे जितने प्रकार के तरीके माध्य निकालने के होते हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस देखेंगे और हर तरह का डाउट आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मीन, मीडियन और मोड के साथ, माध्य, माध्यिका और बहुलक के साथ। तब तक आप यह वीडियो देखते रहिए, बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।